नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेपी ट्यूटर में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि UPSSC पैट 2023 की भर्ती आ चुकी है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भी हो चुके हैं। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में बताया जा रहा है, तो उसी के लिए मैं जसपाल सिंह हिस्ट्री की क्लास लगाने जा रहा हूँ, जिसमें आज हमारी पहली क्लास है। तो हम इसमें बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और डे बाई डे इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास के जनक कौन हैं। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इतिहास के जनक कौन हैं? इतिहास के जनक बोलें तो हेरोडोटस और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इस काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। हमारा भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांट दिया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और एक नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय याद रखना है कब से है, तो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक है। और मध्यपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। और यहीं से 2500 ईसा पूर्व के बाद हमारा लग जाता है क्या? आद्य ऐतिहासिक काल, बोलें तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, आगे चलते हैं। अब आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आंसर क्या होगा? पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार पूछा जाए कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो हमारा आंसर होगा नवपाषाण काल। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति किस काल में सीखी थी? तो आंसर क्या होगा? नवपाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो आंसर क्या होगा? कुत्ते को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार पूछा जाए तो क्या था? शिकार था। पुरापाषाण काल में जो मानव था वो शिकार करके अपना पेट भरता था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ से। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूँ थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूँ थी। आगे चलते हैं। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के कैसे सिक्के कहलाते हैं? तो इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में
आरंभ हुआ था। किनके अनुसार? रोमिला थापर के अनुसार जो लोहा था उसका जो उपयोग किया गया था वो 800 ईसा पूर्व में किया गया था। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। एग्जाम में पूछा गया है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 रचनाएं हैं। इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे ऋग्वेद से क्वेश्चन आए हैं कि ऋग्वेद सबसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आंसर क्या होगा? 10 मंडल। रचनाएं पूछी जाएं तो 10,462 रचनाएं, सूक्ति 1028 सूक्ति हैं। चलते हैं आगे। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देवता सोम का उल्लेख पूछा जाए कि कौन से मंडल में है, तो कौन से मंडल में? देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। और ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है, तो 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है, पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो आंसर क्या होगा हमारा? विश्वामित्र ने। जिसका उल्लेख कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछा जाता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, आंसर होगा हमारा विश्वामित्र ने। पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो आंसर होगा हमारा 3रे मंडल में। पूछा जाए देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो आंसर होगा हमारा 9वें मंडल में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा ये किसको समर्पित है, तो आंसर होगा हमारा सावित्री को। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच का युद्ध का वर्णन है, और ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया, तो ये युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। किस किस के बीच? राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। और इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो ये एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, और इसके 2 भाग हैं। कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आंसर क्या होगा हमारा? यजुर्वेद। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सामवेद की। तो ये किससे इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, तो ये किससे संबंधित है? संगीत से। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा सामवेद। ठीक, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो क्या आंसर होगा हमारा? तो हमारा आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक, और सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक, संगीत से संबंधित वेद पूछा जाए तो आंसर होगा सामवेद। ठीक, सामवेद में कुल रचनाएं कितनी हैं? 1549 रचनाएं हैं, जिसमें से मात्र 78 ही नई हैं। शेष जो रचनाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक, अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो ये वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसीलिए इसे आधुनिक वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसीलिए इसको आधुनिक वेद के नाम से जाना जाता है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। क्वेश्चन आता है कि जादू टोना का संबंध
किस वेद से है? तो आंसर होगा हमारा अथर्ववेद। ठीक। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कौन से? ब्रह्मवेद। इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं पूछी जाए तो पिप्पलाद और शौनक, इसकी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। चलते हैं आगे। इसमें अथर्ववेद में बताया गया है कि सवाह तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। क्या बताया है कि सवाह और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। बात करते हैं वेदांगों की। तो वेदांगों की कुल संख्या पूछी जाए तो कितनी बतानी है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक। पुराणों की कुल संख्या पूछी है तो कितनी बतानी है? 18। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं। आगे चलते हैं। और अगर सबसे प्राचीन पुराण पूछा जाए तो आंसर क्या होगा हमारा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध, हाँ यहाँ पर ये बात याद रखनी है, विष्णु पुराण का संबंध पूछा जाए तो किससे बताना है? मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण का संबंध पूछा जाए तो किससे बताना है? सातवाहन वंश से। और पूछा जाए कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है तो आंसर होगा हमारा गुप्त वंश से। फिर से याद करें कि अगर विष्णु पुराण का संबंध पूछा जाए तो आंसर होगा मौर्य वंश। मत्स्य पुराण का संबंध पूछा जाए तो आंसर होगा सातवाहन वंश। और पूछा जाए कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है तो आंसर होगा हमारा गुप्त वंश। अर्थशास्त्र के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। और इनके 2 अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य के कौन कौन से नाम है? एक तो चाणक्य, दूसरा विष्णुगुप्त और तीसरा कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। कैसा शास्त्र है अर्थशास्त्र? एक राजनीतिक शास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए? चाणक्य। ठीक। इनके 2 अन्य नाम हो गए विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चलते हैं आगे अब। अब बात करते हैं राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा हमारा कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हण की। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। और ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति पूछी जाए तो आंसर होगा हमारा मनुस्मृति। और इसके लेखक मनु, ये तो याद रहेगा। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। और ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है भद्रबाहु ने। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इसमें क्या है जातक कथाओं में? तो इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। ठीक। चलते हैं आगे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। ठीक। असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल पूछा जाए तो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक। फिर बात करते हैं हड़प्पा टीले या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा टीले
इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। ये एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि पूछी जाए तो भावात्मक या चित्रात्मक, कैसी? भावात्मक या चित्रात्मक। और ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। याद रखना, ये लिपि किधर से किधर को लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। कौन सी थी? भावात्मक या चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए किस पद्धति को अपनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। सिंधु समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। कैसा था सिंधु समाज? मात्र सत्तात्मक था। ठीक। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक, आगे चलते हैं। ये सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सेंधावासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूछा जाता है कि मिट्टी से निर्मित घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आंसर क्या होगा? लोथल से। और यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो आंसर होगा हमारे गाय के। ठीक, सिंधुवासी किस को अपना पवित्र मानते थे? तो किसको मानते थे? आंसर होगा हमारा बत्तख को। ये बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर होगा कालीबंगन से। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं और ये कहाँ पर हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये जो चार्ट दे रखा है इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, इसे आपको याद करना है। तो पूछा जाए कि हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा हमारा कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। आपको जगह याद रहे ना रहे पर इनकी नदियाँ ज़रूर याद रहे कि ये किस नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। चन्नूदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में, मादर नदी के किनारे। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। बनमाली हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। सुतकागीडोर पाकिस्तान में, दास्क नदी के किनारे। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से कौन सी मिली है? तो आंसर होगा अन्नागार। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इनकी मुख्य फसल कौन कौन सी थी? तो इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल तथा चन्नूदड़ो से। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र
मिलता है। और ये मोहरें किस धातु की बनी थी? तो ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है ना, पशुओं में किसकी पूजा करते थे? कुबड़ वाले सांड की। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? तो ये मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना इत्यादि काम ये करते थे। ठीक, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेरिकोटा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता? टेरिकोटा। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा का तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या हुआ? बाढ़। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? तो बाढ़ के कारण। ठीक, तो ये थी ये आज की हमारी क्लास। अब आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे की क्लास हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।